पत्नी कशिश पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाने वाले मधुप के साथ कशिश ने ऐसा क्या किया कि वह कहीं का नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज सुनेंगे कहानी घमंडी। यह चांद का टुकड़ा कहाँ से ले आई बहू? दादी ने पोते को पहली बार गोद में लेकर कहा था। जरा तो मेरे बुढ़ापे का ख्याल किया होता। इसके जैसी सुंदर बहू कहाँ ढूंढती फिरूंगी। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते दादी के ये शब्द मधुप को हजारों बार सुनने के कारण याद हो गए थे और वह अपने को रूप रंग में अद्वितीय समझने लगा था। पापा का यह कहना कि सुंदर और स्मार्ट लगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पढ़ाई खेलकूद में भी होशियारी दिखानी होगी, भी काम कर गया था और अब वह एक तरह से ऑलराउंडर ही बन चुका था और अपने पर मर मिटने को तैयार लड़कियों में से उसे कोई अपने लायक ही नहीं लगती थी। इसका फायदा यह हुआ कि वह इश्क विश्क के चक्कर से बचकर पढ़ाई करता रहा। इसका परिणाम अच्छा रहा और आईआईटी और आईआईएम की डिग्रियां और बढ़िया नौकरी आसानी से उसकी झोली में आ गिरी। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। शादी पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक जरूरत बन गई थी, लेकिन न खुद को और न ही घर वालों को कोई लड़की पसंद आ रही थी। अचानक एक शादी में मामा ने दूर से कशिश दिखाई तो मधुप उसे अपलक देखता रह गया। तराशे हुए नैन नक्श, सुबह की लालिमा लिए उजला रंग और लंबा कद, बचपन से पढ़ी परी कथा की नायिका जैसी। पसंद है तो रिश्ते की बात चलाऊं? माँ ने पूछा। मधुप कहना तो चाहता था, चलवाने बलवाने का चक्कर छोड़कर खुद ही जाकर रिश्ता मांग लो, लेकिन हेकड़ी से बोला, शोकेस में सजाने के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बीवी चाहिए, अपने मुकाबले की पढ़ी लिखी करियर गर्ल्स। कशिश क्वालिफाइड है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेक्रेटरी है। अब तुम उसे अपनी टक्कर के लगते हो या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। मामा ने मधुप की हेकड़ी से चिढ़कर नहले पर दहला जड़ा। खिसियाया मधुप इतना ही पूछ सका, आप यह सब कैसे जानते हैं? अक्सर मैं परिवार को इसके पापा के साथ गोल्फ खेलकर लंच लेता हूँ, तभी परिवार के बारे में बातचीत हो जाती है। आपने उनको मेरे बारे में बताया? अभी तक तो नहीं, लेकिन वह यही है, चाहो तो मिलवा सकता हूँ। कहना तो चाहा कि पूछते क्यों हैं, जल्दी से मिलवाइए, पर हेकड़ी ने फिर सिर उठाया। ठीक है, मिल लेते हैं, लेकिन शादी ब्याह की बात आप अभी नहीं करेंगे। मैं तो कभी नहीं करूँगा, परस्पर परिचय करवा कर तटस्थ हो जाऊँगा, कहकर मामा ने उसे डॉक्टर धरणीधर से मिलवा दिया। जैसा उसने सोचा था, धरणीधर ने तुरंत अपनी बेटी कशिश और पत्नी कामनी से मिलवाया और मधुप ने उन्हें अपने मम्मी पापा से परिचय करवाने वाले मामा शादी की भीड़ में न जाने कहाँ खो गए। किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। चलने से पहले डॉक्टर धरणीधर ने उन लोगों को अगले सप्ताह के अंत में डिनर पर बुलाया, जिसे मधुप और मधुप के परिवार ने सहर्ष मान लिया। मधुप की बेसब्री तो इतनी बढ़ चुकी थी कि 3 रोज के बाद आने वाले सप्ताहांत भी उसे बहुत दूर लग रहा था और धरणीधर के घर जाकर तो वह बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। कशिश को खाना बनाने, घर सजाने यानी जिंदगी की हर शय को जीने का शौक था। इसका कहना है कि आप अपनी नौकरी या व्यवसाय में तभी तरक्की कर सकते हो जब आप उसके कमाए पैसे का भरपूर आनंद लो। यह आपको अपना काम बेहतर करने की ललक और प्रेरणा देता है, धरणीधर ने बताया। अब तो मैं भी इसका यह तर्क मानने लग गया हूँ। उसके बाद सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, यानी सगाई, शादी। मधुप को मानना पड़ा कि कशिश बगैर किसी पूर्वाग्रह के जीने की कला जानती है, यानी जीवन की विभिन्न विधाओं में तालमेल बैठाना। ना तो उसे अपने ऑफिस की समस्याओं को लेकर कोई तनाव होता और ना ही किसी घरेलू नौकर के बगैर बताए छुट्टी लेने पर, यानी घर और ऑफिस सुचारू रूप से चला रही थी। मधुप को भी कभी आज नहीं, आज बहुत थक गई हूँ कहकर उसने नहीं टाला था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। शादी की तीसरी सालगिरह पर सास और माँ ने दादी नानी बनाने की फरमाइश की। कशिश भी करियर में उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां पर कुछ समय के लिए विराम ले सकती थी। मधुप को भी कोई ऐतराज नहीं था, सो दोनों ने स्वेच्छा से परिवार नियोजन को तिलांजलि दे दी। लेकिन जब साल भर तक कुछ नहीं हुआ तो कशिश ने मेडिकल परीक्षण करवाया। उसकी फैलोपियन ट्यूब में कुछ विकार था जो इलाज से ठीक हो सकता था।
डॉक्टर धरणीधर शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाखा से अपनी देखरेख में कशिश का उपचार करवाने लगे। प्रत्येक टेस्ट अपने सामने दो दो प्रयोगशालाओं में करवाते थे। उस रात कशिश और मधुप रात का खाना खाने ही वाले थे कि अचानक डॉक्टर धरणीधर और कामनी आ गए। डॉक्टर धरणीधर मधुप को बाहों में भरकर बोले, साल भर पूरा होने से पहले ही मुझे नाना बनाओ। आज की रिपोर्ट के मुताबिक कशिश अब एकदम स्वस्थ है। सो गेट सेट रेडी एंड गो मधुप। अगर अभी तो मगर अभी तो हमारे साथ चलो, कहीं जश्न मनाते हैं। आज तो घर पर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं पापा, कशिश ने शर्माते हुए कहा। बाहर किसी जान पहचान वाले ने वजह पूछ ली तो क्या कहेंगे? वही जो सच है। मैं तो खुद ही आगे बढ़कर सबको बताना चाह रहा था। अगर तुम कहती हो तो घर पर ही सही। धरणीधर ने मधुप को छेड़ा। नाना बनने वाला हूँ, उसके स्तर की खातिर करो होने वाले पापा जी। डॉक्टर धरणीधर देर रात आने वाले मेहमानों के आगमन की तैयारी की बातें करते रहे। कामिनी ने याद दिलाया कि घर चलना चाहिए, सुबह सबको काम पर जाना है। वे नाना बनने वाले हैं, इस खुशी में कल छुट्टी नहीं है। पापा आपके साथ ड्राइवर नहीं है, आप अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दें, सुबह ड्राइवर से मंगवा लीजिएगा। अभी आपको हम लोग घर पहुंचा देते हैं, मधुप ने कहा। तुम लोग तो अब बेटा जी तुरंत आने वाले मेहमान को ले लाने की तैयारी में जुट जाओ। हमारी फिक्र मत करो। गाड़ी क्या, आज तो मैं हवाई जहाज भी चला सकता हूँ, धरणीधर जोश से बोले। उसी जोश में तेज गाड़ी भगाते हुए उन्होंने सड़क के किनारे खड़े ट्रक को इतनी तेजी से टक्कर मार दी कि गाड़ी में तुरंत आग लग गई, जिसके बुझने पर राख में सिर्फ अस्थि पंजर और लोहे के भाग मिले। शेष सब कुछ पल भर में ही भस्म हो गया। कशिश तो इस सदमे से जैसे विक्षिप्त ही हो गई थी। अकेली संतान होने के कारण समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे खुद को संभाले और कैसे मम्मी पापा द्वारा छोड़ी गई अपार संपत्ति को। मधु उसके अथाह दुख को समझ रहा था और यथासंभव उसकी सहायता भी कर रहा था, लेकिन कशिश को शायद उस दुख के साथ जीने में ही मजा आ रहा था। ऑफिस तो जाती थी, लेकिन मधुप और घर की ओर से प्रायः उदासीन हो चली थी। मधुप का संयम टूटने लगा था। एक रोज कशिश ने बताया कि उसने वकील से पापा की संपत्ति का समाज सेवा संस्था के लिए ट्रस्ट बनाने को कहा था, मगर उनका कहना है कि फिलहाल कोठी को किराए पर चढ़ा दो और पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में डालती रहो। कुछ वर्षों के बाद जब पापा के नाती नातिन बड़े हो जाएं तो उन्हें फैसला करने देना कि वे उस संपत्ति का क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं वकील साहब। मम्मी पापा जीवित रहते तो यही करते और तुम्हें भी वही करना चाहिए जो मम्मी पापा की अंतिम इच्छा थी, मधुप ने कहा। अंतिम इच्छा क्या थी? अपने नाती नातिन को जल्दी से दुनिया में बुलवाने की। हमें उनकी यह इच्छा जल्दी से जल्दी पूरा करनी चाहिए। मधुप ने मौका लपका और कशिश को अपनी बाहों में भर लिया। कशिश कसमसाकर उसकी बाहों से निकल गई, फिर बोली, मम्मी पापा के घर से निकलते ही तुम उस रात भर उनकी यह इच्छा ही तो पूरी करने में लगे रहे थे और इसलिए बार बार बजने पर भी फोन नहीं उठाया था। फोन उठाकर भी क्या होता कशिश? मधुप ने बात काटी। फोन तो सब कुछ खत्म होने के बाद ही आया था। हाँ, सब कुछ तो खत्म हो गया, कशिश ने आह भर कर कहा। कुछ खत्म नहीं हुआ कशिश, हम है ना मम्मी पापा के सपने जीवित रखने को, कहकर मधुप ने उसे फिर से बाहों में भर लिया। प्लीज मधुप, अभी मैं शोक में हूँ। कब तक शोक में रहोगी? तुम्हारे इस तरह से शोक में रहने से मम्मी पापा लौट आएंगे? कशिश ने मायूसी से सिर हिलाया, फिर बोली, मगर मुझे सिवा उनकी याद में रहने के और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मगर मुझे ब्रह्मचारी बनकर रहना अच्छा नहीं लग रहा। अपनी पुरानी जिंदगी के साथ ही मुझे अब बच्चा भी चाहिए, मधुप ने आजिजी से कहा। कहा ना, मैं अभी उस मनोस्थिति में नहीं हूँ। मनोस्थिति बनाना अपने हाथ में होता है कशिश। मैं अब बच्चे के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। औलाद सही उम्र में होनी चाहिए ताकि अपनी सेवानिवृत्ति से पहले आप अपने बच्चों को जीवन में व्यवस्थित कर सकें, मधुप ने समझाने के स्वर में कहा। उफ, तो आप भी सोचने लगे हैं, और वह भी बहुत दूर की, कशिश व्यंग से बोली। मधुप तिलमिला गया। कशिश समझती क्या है अपने आप को? बजाय इसके कि उसके संयम और सहयोग की सराहना करे, कशिश उसका मजाक उड़ा रही है। बहुत हो गया, अब कशिश को उसकी औकात बतानी ही पड़ेगी।
बेहतर रहेगा तुम भी ऐसा ही सोचने लगो। मधुप ने भी उसी अंदाज में कहा। अगर ना सोचूं तो मुझे मजबूरन तुम्हें तलाक देकर औलाद के लिए दूसरी शादी करनी होगी। बहुत इंतजार कर लिया। अब मैं और मेरे माता पिता बच्चे के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। कशिश फिर व्यंग से हंस पड़ी। यही वजह तलाक के लिए काफी नहीं होगी, जानता हूं, और उंगली टेढ़ी करनी भी। तुम्हें चरित्रहीन साबित करके आसानी से तलाक ले सकता हूं। फर्जी गवाह या फोटो तो 1,000 मिलते हैं। तुम्हें तो उनकी तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरी तरक्की से जले भुने बहुत लोग हैं। तुम जो चाहोगे उससे भी ज्यादा मुफ्त में कह देंगे। कशिश के कहने के ढंग से मधुप भी हंस पड़ा। तलाक की बात कशिश को बहुत बुरी लगी, लेकिन उस समय वह बात को बढ़ाकर एक और समस्या खड़ी नहीं करना चाहती थी। सो उसने बड़ी सफाई से बात बदल दी। फोटो के जिक्र पर याद आया। मधु, आज के अखबार में तुमने सुशील का फोटो देखा? हाँ, और उसे पेज 3 पर आने के लिए बधाई भी दे दी। मधु हंसा। कब से हाथ पैर मार रहा था इसके लिए। बात आई गई हो गई। 3-4 रोज के बाद कशिश अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी कि सैनिटरी नैपकिन के पैकेट पर नजर पड़ते ही वह चौंक पड़ी। 2 महीने से ज्यादा हो गए उसने उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। इसकी वजह अवसाद भी हो सकती है, मगर क्या पता खुशी दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। उसने तुरंत डॉक्टर विशाखा को फोन किया। कुछ काम निपटाकर वह डॉक्टर विशाखा के पास जाने को निकल ही रही थी कि कुरियर से जाने माने वकील अर्देशीर द्वारा भिजवाया गया मधुप का तलाक का नोटिस मिला। कशिश का सिर घूम गया। वह कुछ देर कुछ सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बाहर आ गई। डॉक्टर विशाखा उसकी जांच करने के बाद मोबाइल नंबर मिलाने लगी। बधाई हो मधुप, कशिश को 10 सप्ताह का गर्भ है। तुम तुरंत मेरी नर्सिंग होम में पहुंचो। मैं तुम दोनों को एक साथ कुछ सलाह दूंगी, कह विशाखा कशिश की ओर मुड़ी। अब तक सब ठीक रहा है तो आगे भी ठीक रहेगा। बाला रवैया नहीं चलेगा। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, जो तुम तो रखने से रही, इसलिए मधुप को यह जिम्मेदारी सौंपूंगी। कशिश मुस्कुरा दी। उस मुस्कुराहट में छिपा विद्रूप और व्यंग डॉक्टर विशाखा ने नहीं देखा। मधुप से खुशी समेटे नहीं सिमट रही थी। बोला, आप फिक्र मत करिए डॉक्टर विशाखा, मैं साय की तरह कशिश के साथ रहूंगा। लंबी छुट्टी ले लूंगा काम से, मगर मैं तो जब तक जा सकती हूँ काम पर जाऊंगी। कशिश ने दृढ़ स्वर में कहा। घर में बेकार बैठकर बोर होने का असर मेरी सेहत पर पड़ेगा। वह तो है। जरूर काम पर जाओ, मगर निश्चित समय पर खाओ पियो और आराम करो, कहकर विशाखा ने दोनों को क्या करना है क्या नहीं यह बताया। हम दोनों लंच के लिए घर आया करेंगे, फिर आराम करने के बाद कुछ देर के बाद जरूरी हुआ तो ऑफिस जाएंगे, फिर रात के खाने के बाद नियमित टहलने। इसमें तुम्हें कोई फेरबदल तो नहीं कराओगी? मधुप ने दृढ़ स्वर में कहा। करूंगी तो तुम मुझे तलाक दे दोगे? कशिश के स्वर में व्यंग था। उसका तो अब सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारे 7 या 10 या 70 खून भी माफ। मधुप हंसा, मगर उसके स्वर में क्षमा याचना या पश्चाताप नहीं था। समझ तो गया कि कशिश को तलाक के कागज मिल गए हैं, और यह कहकर कि अब उसका सवाल ही नहीं उठता, उसने बात भी खत्म कर दी थी। वह कशिश को उसकी गुस्ताखी और औकात की याद भी दिला दी थी। यूं तो उसे वकील से भी संपर्क करना चाहिए था, पर इससे अहम को ठेस लगती। कशिश से जवाब न मिलने पर जब वकील उसके अगले कदम के बारे में पूछेगा तो कह देगा कशिश ने भूल सुधार ली है। मधुप को कशिश के ऑफिस जाने पर ऐतराज नहीं था, लेकिन जब तक मम्मी पापा के घर जाकर कशिश का उदास होना उसे पसंद नहीं था। घर की देखभाल के लिए जाना भी जरूरी था। नौकरों के भरोसे तो छोड़ा नहीं जा सकता था। मधुप ने कशिश को समझाया कि क्यों ना पापा के क्लिनिक संभालने वाले विधुर डॉक्टर सुधीर से कोठी में ही रहने को कहें। सुनकर कशिश फड़क उठी, जैसे किसी बहुत बड़ी समस्या का हल मिल गया हो। उसके बाद कशिश पूर्णतया सहज और तनाव मुक्त हो गई। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, घर पर रहकर छोटे मोटे काम करूंगी, जैसे कपड़ों की अलमारी में आने वाले महीनों में जो नहीं पहनने हैं उन्हें सहेज कर रखना, और जो ढीले हो सकते हैं उन्हें अलग रखना वगैरह। एक रोज कशिश ने बड़े सहज भाव से कहा, फिक्र मत करो, थकाने वाला काम नहीं है, और फिर घर पर ही हूँ। थकान होगी तो आराम कर लूंगी।
मधुप आश्वस्त होकर ऑफिस चला गया। जब वह लंच के लिए घर आया तो कशिश घर पर नहीं थी। नौकर ने बताया कि कुछ देर पहले गाड़ी में सामान से भरे हुए कुछ बैग और सूटकेस लेकर मैडम बाहर गई हैं। यह नहीं बताया कि कब आएंगी या कहाँ गई हैं। नहीं साहब, जाहिर था कि सामान लेकर कशिश अपने पापा के घर ही गई होगी। मधुप ने फोन करने के बजाय वहां जाना बेहतर समझा। ड्राइव वे में कशिश की गाड़ी खड़ी थी। उसकी गाड़ी को देखते ही बजाय दरवाजा खोलने के चौकीदार ने रुखाई से कहा, बिटिया ने कहा है आपको अंदर नहा आने दें। तभी अंदर से डॉक्टर सुधीर आ गए। बोला, कशिश से अब आपका संपर्क केवल अपने वकील द्वारा ही होगा, सो आइंदा यहाँ मत आइएगा। कैसे नहीं आऊंगा? कशिश मेरी बीबी है। वही बीबी जिसे आपने बद चलनी के आरोप में तलाक का नोटिस भिजवाया है। सुधीर ने व्यंग से बात काटी। आप अपने वकील से कशिश की प्रतिक्रिया की प्रति ले लीजिए। मधुप का सिर भन्ना गया। बोला, मुझे कशिश को नोटिस भेजने की वजह बतानी है। जो भी बताना है वकील के द्वारा बताइए। कशिश से तो आपकी मुलाकात अब कोर्ट में ही होगी। कहकर सुधीर चला गया। आप भी जाइए साहब, हमें हाथ उठाने को मजबूर मत करिए, चौकीदार ने बेबसी से कहा। मधुप भिन भिनाता हुआ अर्धेशीर के ऑफिस पहुंचा। आपकी पत्नी भी बगैर किसी शर्त के आपको तुरंत तलाक देने को तैयार है, सो पहली सुनवाई में ही फैसला हो जाएगा। हम जितनी जल्दी हो सकेगा तारीख लेने की कोशिश करेंगे, अर्धेशीर ने उसे देखते हुए कहा। मगर मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं अपने आरोप और केस वापस लेना चाहता हूँ। आप तुरंत इस आशय का नोटिस कशिश के वकील को भेज दीजिए, मधुप ने उतावली से कहा। अर्देशीर ने आश्चर्य और फिर दया मिश्रित भाव से उसकी ओर देखा। ऐसे मामलों को वकीलों द्वारा नहीं, आपसी बातचीत द्वारा सुलझाना बेहतर होता है। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन कशिश मुझसे मिलने को ही तैयार नहीं है। आप तुरंत उसके वकील को केस और आरोप वापस लेने का नोटिस भिजवा दें। इससे मामला बहुत बिगड़ जाएगा। कशिश की वकील सोनाली उल्टे आप पर अपने क्लाइंट को बिन वजह परेशान करने और मानसिक संत्रास देने का आरोप लगा देगी। कशिश की वकील सोनाली? जी हाँ, आप उन्हें जानते हैं। हाँ, कशिश की बहुत अच्छी सहेली है, तो आप उनसे मिलकर समझौता कर लीजिए। वैसे भी हमारे लिए तो अब इस केस में करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, अर्देशीर ने रुखाई से कहा। मधुप तुरंत सोनाली के घर गया। उसकी आशा के विपरीत सोनाली उससे बहुत अच्छी तरह मिली। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने वह नोटिस कशिश को महज झटका देने को भिजवाया था, उसे अपनी गलती का एहसास करवाने को। उसके गर्भवती होने की खबर मिलते ही मैंने उससे कहा भी था कि अब तलाक का सवाल ही नहीं उठता। तो बात तो रफा दफा करने के बजाय कशिश ने मामला आगे क्यों बढ़ाया सोनाली? क्योंकि तुमने उसके स्वाभिमान को ललकारा था मधुप, या यह कहो उस पर अपनी मर्दानगी थोपनी चाहिए थी। यदि उसी समय तुम नोटिस भिजवाने के लिए माफी मांग लेते तो हो सकता था कि कशिश मान जाती। लेकिन तुमने तो अपने वकील को भी नोटिस खारिज करने को नहीं कहा, क्योंकि इससे तुम्हारा अहम आहत होता था। मानती हूँ सर्वसाधारण से हटकर हो तुम, लेकिन कशिश भी तुमसे 19 नहीं है, शायद 21 ही होगी। फिर वह क्यों बनवाए स्वयं को डोरमेट? क्यों लहूलुहान करवाए अपना सम्मान? सोनाली बोली। मेरे चरित्रहीनता वाले मिथ्या आरोप को मानकर वह स्वयं ही खुद पर कीचड़ नहीं उछाल रही? नहीं मधुप, कशिश का मानना है कि विवाह एक पवित्र रिश्ता है जो दो प्यार करने वालों के बीच होना चाहिए। बगैर प्यार के शादी या एक तरफा प्यार में पति पत्नी की तरह रहना लिव इन रिलेशनशिप से भी ज़्यादा अनैतिक है, क्योंकि लिव इन में प्यार को परखने का प्रयास तो होता है, लेकिन एक तरफा प्यार अभिशार नहीं व्यभिचार है, सो अनैतिक कहलाएगा। और अनैतिक रिश्ते में रहने वाली स्त्री चरित्रहीन। मगर कशिश का एक तरफा प्यार कैसे हो गया? वह अच्छी तरह जानती है कि मैं उसे कितनी शिद्दत से प्यार करता हूँ। मधुप ने बात काटी। कशिश का कहना है कि तुम सिर्फ खुद से और खुद की उपलब्धियों से प्यार करते हो। कशिश जैसी ब्रेन विद ब्यूटी कहलाने वाली बीवी भी एक उपलब्धि ही तो थी तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें उससे वाकई प्यार होता तो तुम उसके लिए चरित्रहीन जैसा घिनौना शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते। वह तो मैंने कशिश के उकसाने पर ही किया था। खैर, अब बोलो आगे क्या करना है, या तुम क्या कर सकती हो? बगैर तुम्हारे आरोप की धज्जियां उड़ाए या तुम्हारे वकील को कशिश के चरित्र पर कीचड़ उछालने का मौका दिए आपसी समझौते से तलाक दिलवा सकती हूँ। मगर मैं तलाक नहीं चाहता सोनाली, कशिश चाहती है और मैं कशिश की वकील हूँ, सोनाली ने सपाट स्वर में कहा। वही करूंगी जो वह चाहती है। तो तलाक करवा दो, मगर इस शर्त पर कि मुझे अपने बच्चे को देखने का हक होगा।
चरित्रहीन का आरोप लगाने के बाद तुम किस मुंह से यह शर्त रख सकते हो मधु? बच्चे के लिए ये तलाक हो जाने के बाद या तो तुम दूसरी शादी कर लेना या अपनी उपलब्धियों अथवा घमंड को पालते रहना बच्चे की तरह, कहकर सोनाली व्यंग से हंस पड़ी। सलाह के लिए शुक्रिया, घमंडी मधुप इतना ही कह सका, पर उसे लग रहा था कि उसके पैरों में अभी जंजीरें पड़ी हैं। चांद का टुकड़ा तो वह था, पर चांद का जिस पर न कोई जीवन है, न हवा न पानी, बस उबड़ खाबड़ गड्ढे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी लिखी थी कुमुद बीजी ने। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, कमेंट करके ये मुझे ज़रूर बताएं कि क्या कशिश ने सही किया और या फिर आपकी नज़र में कशिश ही गलत है।